तो विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा वाक्य है। वो कहते हैं कि मैं मेरे देश का, अपनी जो परंपरा है, अपने जो मूल्य है, उनको एक हाथ से दृढ़ता से पकड़ूंगा और मैं उसको मेरे दिल के पास रखूंगा, पर मैं दूसरी हाथ को दुनिया में फंसारूंगा। वहां जो जो अच्छा चीज है वो सब अच्छी चीजों को मैं दूसरे हाथ से लेकर वो भी मेरे पास लाऊंगा। यह असली स्वदेशी है, मेरा अपना, वो मेरा है, उस पर मेरा गर्व है। और दुनिया में जो भी अच्छा चीज है उसको लेने के लिए भी मैं तैयार रहूंगा, दुनिया को अच्छा चीज देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। भारत का वो 15-20 साल का समय आज आ गया है, इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी अमृतकाल कह रहे हैं कि 12 जनवरी को स्वामी जी का जन्मदिन है, जिसको हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उस दिन एक स्वदेशी संकल्प दौड़, हम चाहते हैं कि आप युवाओं को इस दौड़ में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए अपनी तरफ से कोई संदेश दें। विशेषकर भारत के पास अनंत क्षमता है, हमारे युवा बहुत बुद्धिमान है। एलन मस्क तय कर रहा है, सुंदर पिचई तय कर रहा है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने विशेषकर स्वदेशी जनगणना जैसे संगठन के माध्यम से वो भाव जागरण का कार्य हमारे लिए मुख्य है। एक बार भाव जगेगा तो भारत के युवक चमत्कार करके दुनिया को दिखा सकते हैं। हमारे देश के हर युवक और युवती इस दौड़ में भाग लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का पहला आग्रह था कि भाई, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वदेशी आपके लिए एक शब्द में क्या है? साधारण भारतीय के नाते मेरा जीवन जियो, वही स्वदेशी है। युवाओं के लिए अगर कोई वन लाइनर मंत्र देना हो लाइफ और नेशन के लिए, तो वो मंत्र क्या होगा? बी अ प्राउड सिटीजन, एक गर्वी भारतीय रहो, स्वधर्मनिष्ठा। कि भारत का जो हमारा युवा वर्ग है, जिनके पास जो क्षमता है, इसके आधार पर डीप टेक क्षेत्र में भारत इतना प्रगति करे ताकि दुनिया का कोई भी देश हमारा सार्वभौमिकता, सुरक्षा, इस विषय में भारत को तंग ना कर सके। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जहाँ कोई भूखा रहेगा, न जहाँ कोई दुखी रहेगा, ऐसा भारत, वही विकसित भारत है। वंदे मातरम। इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बात करेंगे विचारों की, मूल्यों की और उस भारत की जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, उस भारत की जो अपने सामर्थ्य पर खड़ा है और अपने स्वाभिमान से नई पहचान बना रहा है। आज का हमारा विषय है स्वदेशी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत। स्वदेशी केवल वस्तुओं का चयन नहीं है, यह विचार है, अपने ज्ञान, अपनी मेहनत और अपनी परंपराओं पर विश्वास करने का। स्वावलंबन केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं, यह मानसिक स्वतंत्रता भी है कि हम समाधान के लिए देश से बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर संभावना खोजें। और स्वाभिमान, यह वह ऊर्जा है जो राष्ट्र को केवल जीवित नहीं रखती बल्कि उसे नेतृत्व करने योग्य बनाती है, सम्मान से जियो और जीने दो का अवसर देती है। आज जब भारत का युवा ऊर्जावान है और दुनिया उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, तब यह संवाद और भी प्रासंगिक हो जाता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और किस विचार के साथ बढ़ रहे हैं। इन्हीं गहन और प्रेरणादायक विषयों पर आज हमारे साथ एक ऐसे विशिष्ट अतिथि जुड़ रहे हैं जो न केवल स्वदेशी सोच के संवाहक है बल्कि स्वावलंबन को व्यवहार में उतारने वाले कर्मयोगी भी हैं। उन्होंने विचार, संगठन, कूटनीति और राष्ट्रीय विमर्श, इन सभी क्षेत्रों में आधुनिक भारत की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदरणीय श्री राम माधव जी एक प्रख्यात राष्ट्रीय विचारक हैं, रणनीतिक हैं, विश्लेषक, लेखक और संगठनकर्ता हैं, जिनकी पहचान केवल किसी एक संस्था या पद तक सीमित नहीं बल्कि भारत की समग्र दृष्टि को वैश्विक मंच पर रखने वाले चिंतक के रूप में है। श्री राम माधव जी की शिक्षा उनके बहुआयामी दृष्टिकोण की मजबूत नींव है। उन्होंने बीएससी बॉटनी विषय में, एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में और एमबीए किया है। विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्रों का यह संगम उनकी सोच को तर्कसंगत, व्यवहारिक और रणनीतिक बनाता है। उनके लेखन और नीति विश्लेषण में
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री राम माधव जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की, जहां उन्होंने वर्षों तक संगठनात्मक कार्य और राष्ट्रीय विषयों पर संवाद का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। वे आरएसएस के एक अखिल भारतीय प्रवक्ता भी हैं। इस भूमिका में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सोच को देश और दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी कार्य करते हुए संगठन, नीति और रणनीति तीनों स्तरों पर प्रभावशाली भूमिका निभाई। श्री राम माधव जी को विशेष रूप से जाना जाता है भारत की विदेश नीति पर गहरी समझ के लिए, दक्षिण एशिया, इंडो पैसिफिक, पड़ोसी देशों के संबंध में और जम्मू कश्मीर, आंतरिक सुरक्षा और भू राजनीति की वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका के लिए। आइए हम सब मिलकर आदरणीय श्री राम माधव जी का हार्दिक स्वागत करें। भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि विश्व का बाजार जितना आकर्षक है उतना अस्थिर भी है। आज जब अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि भारत अपनी आर्थिक नियति पर नियंत्रण कैसे सुनिश्चित करे। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे, स्वदेशी को आज प्रायः उत्पादन और बाजार तक सीमित कर दिया जाता है। आपके अनुसार स्वदेशी की बड़ी परिभाषा क्या है और इसे केवल अर्थनीति नहीं बल्कि जीवन दृष्टि कैसे बनाया जाए? स्वदेशी की पूर्ण परिभाषा ये होनी चाहिए, स्वधर्म निष्ठा, स्वदेश भक्ति और स्वाभिमान। ये तीन चीजों का मिश्रण होना चाहिए स्वदेशी। स्वधर्म निष्ठा का अर्थ है कि हमारे संस्कृति, परंपरा, हमारा धर्म, हमारा आचार व्यवहार, रीति रिवाज, इनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मन में श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, हमारे आचरण में वह झलकना चाहिए। हमारा किस प्रकार का वेश पहनते हैं, किस प्रकार का खाते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसमें हमारे संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज झलकना चाहिए। ये स्वधर्म निष्ठा की बात है। दूसरा है स्वदेश भक्ति। हमारे देश और देश से संबंधित सभी विषयों के प्रति हमारी पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। कोई भी एक स्वदेशी कारखाना है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अगर वो कहीं नुकसान में जा रहा है तो हमारे देश का जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा देशभक्ति उसमें झलकता है कि हमारे देश का कोई भी चीज को नुकसान ना आए। तो उस प्रकार का प्रयास करना भी वो स्वदेश भक्ति के अंतर्गत आता है। देशभक्ति के जितने प्रकार का अभिव्यक्ति हो सकता है वो सारा अभिव्यक्ति, हमारा राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा रखना, हमारा संविधान के प्रति श्रद्धा रखना, हमारे देश के उपज वस्तुओं के प्रति श्रद्धा रखना, हमारा देश का हर नागरिक वो कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी व्यवहार करता हो, उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव ना ही रहना है। हमारा नागरिक इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो खराब है, कोई विदेशी इंग्लिश बोल देता है तो महान है, ये सोचना बहुत गलत सोच का उदाहरण है। तो स्वदेश भक्ति ये दूसरा गुण होना चाहिए। और तीसरा उतना ही महत्व का है कि स्वाभिमान की भावना। जब ये सब करते हैं कोई दिखावा नहीं है, इसमें मेरा स्वाभिमान है, मेरे संस्कृति के हिसाब से चलना, मेरे देश के वस्तुओं को मैंने पहनना, वस्तुओं को उपयोग करना, मेरी भाषा का प्रयोग करना, यह मेरा स्वाभिमान का प्रश्न है। स्वाभिमान का प्रश्न तब उठता है जब आप देश के अंदर हो तो ये सब करते हो। अब आप कोई विदेशी के सामने जा रहे हो तब भी इतना ही गर्व से वो सारा विषय लेकर जाते हो क्या? हम महात्मा गांधी का उदाहरण देखते हैं। गांधी राउंड टेबल में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वो एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। वो शिप से उतर रहे होते तो बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज उनको घेरते हैं। सब लोग सूट बूट और हैट पहन के घूमते उन्हें पहने रहते हैं, सब उनको घेर लेते हैं। उनके बीच में एक दुबला पतला सा व्यक्ति सफेद रंग का धोती पहनकर खड़ा रहता है। उसके बाद का उदाहरण कई है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। यानी अपने वेश को लेकर कहीं न्यूनता की भावना नहीं, मैं दुनिया में कहीं भी रहूंगा, मेरा जो स्वाभिमान है वह मेरे चीजों का अनुसरण करने में है। यह स्वाभिमान की भावना भी चाहिए। मैं मानता हूं स्वदेशी का इस व्यापक अर्थ को समझकर इस आंदोलन को लेके जाना चाहिए। हाँ, ये कहते हुए भी इसका इमीडिएट अभिव्यक्ति का आवश्यकता है।
स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, स्वदेशी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, स्वदेशी खाद्यपान को प्राथमिकता देना, इस प्रकार कुछ चीजें अभिव्यक्ति में प्राथमिकता ले सकते हैं, पर वही स्वदेशी है, कोई स्वदेशी खरीदना मात्र ही स्वदेशी है, ऐसा सोचना इस बड़े शब्द को सीमित कर देना होगा। जी भाई साहब, आपने बहुत ही सरल शब्दों में स्वदेशी और स्वदेशी भक्ति का, राष्ट्रभक्ति का हमें अर्थ समझाया। आज वैश्वीकरण और तकनीकी निर्भरता के इस दौर में भारत ये कैसे सुनिश्चित करे कि स्वदेशी आधुनिकता का विरोध नहीं बल्कि उसका स्वदेशी संस्करण बने, जिससे कि युवा स्वदेशी को और ज़्यादा अपना सके? बिल्कुल, हम किसी के विरोध में स्वदेशी का प्रयोग नहीं करते हैं। जितने हमारे देश के स्वदेशी भाव के पुरोधा रहे हैं, वे किसी के खिलाफ के रूप में स्वदेशी का प्रयोग नहीं किया। केवल एक समय ऐसा जरूर आया, आज़ादी के आंदोलन के समय 1920, 21, 22 के समय, एक अभिव्यक्ति के रूप में हमने विदेशी वस्त्रों का जलन को एक कार्यक्रम के रूप में लिए थे, पर उसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम विदेशियों का को कोई शत्रु मानते हैं। स्वदेशी भाव को एक सकारात्मक ढंग से हमको लेकर आगे चलना चाहिए। पर आज भले ही आपने सही कहा कि हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जीते, हम एक दूसरे से जुड़े हुए विश्व में जी रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि फिर इसमें स्वदेशी का औचित्य क्या है? जब आप तमाम चीज इधर से उधर से लाते ही हो तो औचित्य क्या है? औचित्य मैंने पहले समझाया, इन्हें स्वधर्मनिष्ठा, स्वदेश भक्ति, स्वाभिमान, इन तीनों का विस्मरण ना करते हुए जितना आवश्यक हो उतना हम अन्य देशों के साथ संबंध रखना चाहिए। जहां हमारे यहाँ से उपयुक्त चीज, वह उपयुक्त विचार भी हो सकता है, उपयुक्त पदार्थ भी हो सकता है, चीज भी हो सकता है, वह दुनिया भर में जाए और दुनिया भर के उपयुक्त चीज हमारे यहाँ भी आए। क्योंकि अब कुछ ही दिनों में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसमें वो स्वदेशी का बहुत अद्भुत सुंदर भाषा में समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मेरे देश का अपना जो परंपरा, अपनी जो परंपरा है, अपने जो मूल्य है, उनको एक हाथ से दृढ़ता से पकड़ूंगा और मैं उसको मेरे दिल के पास रखूंगा, पर मैं दूसरी हाथ को दुनिया में फंसारूंगा। वहां जो जो अच्छा चीज है वो सब अच्छी चीजों को मैं दूसरे हाथ से लेकर वो भी मेरे पास लाऊंगा। यह असली स्वदेशी है, मेरा अपना, वो मेरा है, उस पर मेरा गर्व है, पर दुनिया में जो भी अच्छा चीज है उसको लेने के लिए भी मैं तैयार रहूंगा, दुनिया को अच्छा चीज देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस दृष्टि से इस बात को देखना चाहिए, अंध विरोध किसी का होना वह सच्चे स्वदेशी की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, स्वामी विवेकानंद जी का ये जो कथन है ये बिल्कुल सटीक है आज के लिए कि हमें स्वदेशी पर गर्व होना चाहिए और वहीं पूरे विश्व के लिए हमें ओपन रहना चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ें पूरे विश्व से सीख सकें। आज विश्व अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, हर तरफ युद्ध का माहौल है, टैरिफ है, जोखिमों के दौर हैं। आपके अनुसार स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था भारत को कैसे आर्थिक नेतृत्व दे सकती है और कैसे दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान कर सकती है? आज विश्व एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, एक बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है दुनिया में। एक पुरानी विश्व व्यवस्था समाप्त होकर नई विश्व व्यवस्था का निर्माण का सिलसिला जारी है। ऐसे में एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे इटली में, एंटोनियो ग्रामची उनका नाम था। वे इटली के पार्लियामेंट में सदस्य भी थे, सेनेट में सदस्य भी थे। उन्होंने एक बड़ी बात कही 1930 में। 1930 एक ऐसा दौर था जब एक विश्व व्यवस्था का समाप्ति है ना, पतन हो रहा था। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद हमने दूसरी नई व्यवस्था को दुनिया में बनाए थे। तो उस दौर के बारे में वो कहते थे कि द ओल्ड ऑर्डर इज डाइंग, द न्यू इज येट टू बी बॉर्न, दिस इंटररिनम इज द टाइम फॉर मॉन्स्टर्स। उसका कहने का अर्थ ये था, पुराना विश्व समाप्त हो गया है, नया विश्व अभी पैदा होना है। ये बीच का जो कालखंड होता है ना, संक्रमण का काल, उस समय बहुत बड़े दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं। तो हमको आज चारों ओर जो जिस अस्थिरता की बात आप कह रहे हैं, वह अस्थिरता इसका ही प्रमाण है कि कुछ ऐसे तत्व है दुनिया में जो ये बीच के कालखंड में अस्थिरता को पैदा कर रहे हैं। इस अस्थिरता के चलते पूरे विश्व में देश अंतर्मुखी हो रहे हैं, इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं। अब सब देशों का सोचना यह है कि भाई इतनी अव्यवस्था दुनिया में है तो पहले मेरे देश की चिंता मैं करूं। यह भावना तमाम देशों में इस समय
बढ़ रहा है। आप तो अमेरिका के बारे में सुनते हैं, बड़ा स्लोगन इस समय अमेरिका में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। अमेरिका को बड़ा बनाना है, विश्व को अच्छा करना, वो गया है वो सूत्र, अब अमेरिका को बड़ा बनाना है। वही सूत्र दुनिया के तमाम देश लेकर चल रहे हैं। हम प्रारंभ से कह रहे थे कि अपना देश को अच्छा स्थिति में खड़ा करने की जिम्मेदारी नागरिक को पहले अपने ऊपर लेना चाहिए। एक बार अपना देश की भलाई, बाद में विश्व का कल्याण, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। तो आज के स्थिति में जहां दुनिया में एक अस्थिरता है और एक ट्रांजिशन है, यह अस्थिरता भी समाप्त होगी 10-15 साल में, एक नए विश्व रूपरेखा लेगा। वो समय आने के पहले भारत को भी अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। तो स्वदेशी भावना से अगले 10-15 साल भारत की अर्थव्यवस्था विशेषकर उसको कैसे सुदृढ़ बनाएंगे, इस पर भारत को ध्यान देना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। देशों को एक नए स्थिति पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा कालखंड की आवश्यकता नहीं होती है। अब दुनिया में जितने विकसित देश है उन सबका इतिहास पढ़ेंगे तो एक ही बात ध्यान में आता है, एक ऐसा कालखंड बीच में आता है जिस समय एकदम तेजी से वो देश आगे बढ़ जाता है। एक बार आगे बढ़ गया फिर वो स्थिति उनका तमाम चलते रहता है। अमेरिका के जीवन में 1950 और 60 का दशक ऐसा दशक था। वो 20 साल में अमेरिका आगे बढ़ गया तो आज दुनिया का नंबर 1 अग्रणी अर्थव्यवस्था है। उसी प्रकार चीन के जीवन में 1980 और 90 का 2 दशक थे। वही 2 दशक थे चीन को एक नए स्थिति पर खड़ा कर दिए थे, जब चीन के लोग तय किए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पक्का बना देंगे, बाकी विषयों को बाद में सोचेंगे। मैं कहता हूं भारत का वो 15-20 साल का समय आज आ गया है। इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी अमृतकाल कह रहे हैं। इस अमृतकाल में हम एकदम अपनी पूरी ताकत जोर लगाकर, जब भारत आजादी के शताब्दी वर्ष पर पहुंचेगा 2047 में, इस 20 वर्षों की अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था को स्वदेशी भावना के ऊपर पक्का बनाना चाहिए, ताकि 40 के दशक के बाद विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में हम खड़ा हो सके। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये भारत का अमृतकाल है, आने वाला समय भारत के लिए स्वर्णकाल साबित होगा और भारत स्वदेशी चीज़ों से, स्वदेशी तकनीक से एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। जब देशों की अस्थिरता पर आपने बात की, बताया कि किस तरीके से ट्रांजिशन और गेस्टेशन पीरियड में देश अंतर्मुखी हो रहे हैं, और तब ये देखने में भी आता है कि जब संघर्ष सीमाओं से आगे बढ़कर टेक्निक, डेटा, AI, लॉजिस्टिक्स और इन चीज़ों में पहुंच रहा है, जहां पर वो परचेज को भी, मार्केट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस संदर्भ में स्वदेशी को भारत की सामरिक सुरक्षा, डिफेंस और पॉलिटिकल फ्रीडम को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और वो क्या पॉलिसी हो सकती है जो कारगर सिद्ध होगी? तो पहली बात तो हम एक डीप टेक के युग में पहुंच गए हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी हर कुछ शताब्दियों में या कुछ दशाब्दियों के बाद एक ऊंचाई पर पहुंचती गई है। टेक्नोलॉजी हमेशा स्थायी नहीं रही है, बढ़ती गई। आज जिस दौर पर हम हैं इसको डीप टेक एरा बोल सकते हैं। डीप टेक का युग प्रारंभ हुआ है, जिसमें आप जिन चीज़ों का उल्लेख किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्वांटम है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए जो प्रादुर्भाव हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, वो क्षेत्र है। यह एक बहुत बड़ा नया विश्व को निर्माण करने की क्षमता रखता है। पर टेक्नोलॉजी का एक लक्षण है, वो सीमाओं को मानता नहीं है। टेक्नोलॉजी कहीं भी घुस सकता है। आप ये नहीं कह सकते मेरा सॉवरेंटी है, वो घुस जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक अपने आप में स्वतंत्र एक व्यवस्था है। तो उसमें जरूर आप जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज सभी देशों के सामने आने वाला है। तो आप अपने देश की सार्वभौमिकता को कैसे बचाओगे, आप देश की सुरक्षा को कैसे पक्का कायम करोगे? इसमें मैं एक ही बात कहता हूं, शायद इसमें मेरा विचार एकदम स्वदेशी विचार से थोड़ा भिन्न भी हो सकते हैं। आप हथेली बीच में रख के सूरज की जो तेज होता है उसको रोक नहीं सकते हैं। हथेली से आप रोक नहीं सकते हैं। आप तभी रोक सकते हैं उतना बड़ा उसको रोकने वाला एक सक्षम व्यवस्था को खड़ा करो। तो डीप टेक के खतरे से बचने के लिए भारत को डीप टेक में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई डीप टेक को रोकने के लिए मैं कैसा कानून बनाऊंगा। कोई कानून, अंग्रेजी में एक मजेदार से कहते हैं, एवरी लॉ हैज एन इन लॉ। आप एक कानून बनाओगे, उसको रास्ता निकालने वाला कोई तो मिलेगा। तो केवल कानून से काम नहीं चलेगा, भारत की क्षमता बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए डीप टेक क्षेत्र में
विशेषकर भारत के पास अनंत क्षमता है, हमारे युवा बहुत बुद्धिमान है, उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़कर आने वाले जो चैलेंजेस होंगे उनको समझकर उसका उपाय भी डीप टेक के माध्यम से उतारना होगा। आमतौर पर हमारा विचार होता है कि सरकार कुछ तो करके हमको बचा ले, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभव नहीं होगा, याद रखना चाहिए। बचाने का काम भी टेक्नोलॉजी को करना पड़ेगा। इसलिए जितना डीप टेक है उतना ही क्षमता से हमको एक उसका सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र को भी हमको विकसित करना पड़ेगा। हमारे पास वो क्षमता है, उस पर और ज्यादा काम होने की आवश्यकता है। हटकर एक छोटा चीज मैं जरूर बताता हूं। ये सब होते हुए भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आज विश्व में है। मैंने पहले कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी समय समय पर आगे बढ़ते गई, अनेक विभिन्न युग आए थे, पर जब भी ऐसे एक टेक्नोलॉजी अगले ऊंचे स्तर पर पहुंचा था तब कुछ फिलासफर्स होते थे, कुछ दार्शनिक होते थे, वो सावधान करते थे दुनिया को इसके खतरे से। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई 18वीं शताब्दी में, तो एक कार्ल मार्क्स नाम का बंदा उठा। उनके विचारों से हम सहमत नहीं हो सकते, पर उसने कुछ चेतावना दिया है, ये इसमें फिर श्रमिकों का कैसा नुकसान होगा। उसके आधार पर तो दुनिया में श्रमिकों के ऊपर विचार तो शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले कोई सोच ही नहीं रहा था श्रमिकों के बारे में। एक कोई बंदा खड़ा हुआ, इस विषय को उठाया। आज दुर्भाग्य क्या है, इतना बड़ा क्रांति हो रही है डीप टेक की दुनिया में, कोई दार्शनिक है ही नहीं। सब कुछ कौन तय कर रहा है? एलन मस्क तय कर रहा है, सुंदर पिचई तय कर रहा है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है। कोई दार्शनिक खड़ा ही नहीं हो रहा है। भारत के कुछ दार्शनिकों को खड़ा होकर इस टेक्नोलॉजी से किस प्रकार के सामाजिक स्तर पर सवाल उठने वाले हैं उन पर जागरण खड़ा करना चाहिए, ताकि उस पर पूरा विश्व सजग होकर कुछ कदम भी उठा सके। ऐसे भी एक आवश्यकता है, बट मैं प्राथमिकता इस बात को देता हूं कि भारत का जो हमारा युवा वर्ग है, इनके पास जो क्षमता है, इसके आधार पर डीप टेक क्षेत्र में भारत इतना प्रगति करे ताकि दुनिया का कोई भी देश हमारा सार्वभौमिकता, सुरक्षा इस विषय में भारत को तंग ना कर सके। जी बिल्कुल। आज जब डीप टेक की बात होती है तो युवाओं की भी बात आती है, और आपने जो ये एक सवाल उठाया है कि आज आइडियोलॉजी लीडरशिप पर प्रश्न है, तो निश्चित रूप से भारत को ये कदम बढ़ाना चाहिए और पूरे विश्व में जो आइडियोलॉजी का अभाव है उसको पूरा करना चाहिए। जब डीप टेक में युवाओं की बात आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और उसका पार्टिसिपेशन भी आता है। तो हम ये महसूस करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जब भी चर्चा होती है, नीतियों की या योजनाओं की बात होती है, तो वो दिखती है, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर स्वावलंबन को व्यवहार में उतारने को लेकर के कई बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। आपके अनुरूप वो चुनौतियां क्या हैं और वो कैसे दूर हो सकती हैं? बहुत बड़ी चुनौती हमारे रिसर्च और अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती भारत को आज भी सामना करना पड़ रहा है। हम भारत के लोग थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। हम कुछ चीज़ों को जब पकड़ते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि ये बस इससे लोक कल्याण हो गया। रिसर्च एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमको सालों साल लगाना पड़ता है। वो जो मेहनत करना है, उसके लिए जो निवेश करना है, उस क्षेत्र में भारत आज भी बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, अगर उस आंकड़े से इस पॉडकास्ट को फायदा होता हो तो। उदाहरण के लिए मैंने कहा डीप टेक में हमको आगे बढ़ना है। डीप टेक में आगे बढ़ने का अर्थ है कि आपको R&D पर बहुत ही निवेश करना होगा। पूरा भारत अपना GDP का 0.6% मात्र GDP पे खर्च करता है, जो कुल मिलाकर 1,25,000 करोड़ के लगभग उतने राशि का रुपया आता है। ये अगर डॉलर टर्म्स में कहूँ $12 बिलियन होता है लगभग। अकेले एक IBM कंपनी 5-6 बिलियन R&D पे करता है, एक कंपनी अमेरिका में। एनवीडिया नाम की एक कंपनी लगभग 10 बिलियन R&D पे खर्च करता है। हम पूरा देश मिलकर उतना कर पा रहे हैं, और उसमें भी 80% सरकार करती है। उसका मतलब क्या हो रहा है, जो प्राइवेट क्षेत्र है वो R&D पर निवेश ही नहीं कर रहा है। अब R&D एक बड़ा शब्द लगता है लोगों को, तो R&D यानी बड़े बड़े लोगों को करना है। मैं नहीं कहता R&D यानी मान लीजिए हमारे देश में कोई बल्ब बना रहा है,
क्या हर 6 महीने में वो शोध करके नए प्रकार का बल्ब ला सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कंपनी एक बार बल्ब बनाया, जीवन भर वही बल्ब बेचते रहते हैं। वही आप चाइना का देखिए, प्रोडक्ट वही है, बट हर 6 महीने में डिजाइन बदल जाता है, हर 6 महीने में प्रेजेंटेशन बदल जाता है। वही कारण होता है, दुनिया में ज्यादा बिकने लगता है, फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि चाइना माल आके हमारा मार्केट डोमिनेट कर रहा है। वो डोमिनेशन नहीं करना चाहिए, उसको सरकार कदम उठाकर रोकना चाहिए। पर हम कितना R&D पर निवेश कर रहे हैं, हम कितने नए नए प्रकार के चीज ला रहे हैं। आज एक प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ होता है 6 महीना, उतना भी नहीं होता है। क्या हर 6 महीने में प्रोडक्ट चेंज करने की, निवेश करने की तैयारी हमारे उद्योगपति में है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आत्म विश्लेषण की भी जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। क्या हम R&D पर खर्च कर रहे हैं? क्या हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री उसमें आगे आ रहा है? क्या नए चीज हम प्रोडक्ट प्रयोग आगे ला रहे हैं? क्या आज बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट भारत से निकल कर आते हैं जो दुनिया को लगता है कि नया प्रोडक्ट आया भारत से। भारत दुनिया के साथ कैचअप कर रहा है। दुनिया में बुलेट ट्रेन है, हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, पर बुलेट ट्रेन तो 1966 में चला पहली बार, 60 साल बाद आप ला रहे हो। आप तो कैचअप कर रहे हो, कैचअप तो करना है, हम पीछे नहीं रह जाना है, बट हमारा अपना भी तो शोध हो, हमारा अपना भी प्रोडक्ट हो। एक अंतिम बात मैं कहता हूं, भारत सरकार तो बहुत प्रयास कर रहा है R&D को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। एक अनुसंधान R&D मिशन भी शुरू हो गया, ये मिशन है, क्वांटम मिशन है। पैसा दे रहा है सरकार, सरकार योजनाएं बना रहा है, पर आखिर तो अमल तो हमारे देश का एकेडमिक्स ने, शिक्षा क्षेत्र के लोगों को करना है, शोध विद्यार्थियों को करना है, या इंडस्ट्री को करना है? इंडस्ट्री आगे आकर करना है। हमारे यहाँ होता क्या है, मुझे आप 10 करोड़ दे दो, मैं 3 साल में बड़ा शोध करके एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्तर का पेपर बनाता हूं। भाई पेपर बनाने से नहीं होता, आपको तो प्रोडक्ट बनाना है। हम शोध को शोध पत्र से जोड़ रहे हैं, शोध को वस्तु से जोड़ना है। ये मानसिकता इस देश के उद्योगों के अंदर, इस देश के इवन एकेडमिक्स के अंदर बढ़ना है। ये कॉम्प्लेक्स विषय है, मैं संक्षेप में बताने का कोशिश किया। भारत के लिए ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है, इसको पार करना चाहिए। सरकार चाहता है, सरकार पूरा सपोर्ट देने को तैयार है, पर आज हमारे शिक्षण संस्थानों को, रिसर्च लैबोरेटरीज को और इंडस्ट्री को इस विषय में आगे आना चाहिए। जी, निसंदेह जब R&D की बात होती है, वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट्स की बात होती है, तो डेफिनेटली हमें बहुत आगे तक जाने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो आपने बताया, एक सटीक जानकारी दी है इस बारे में। अब मैं आपका ध्यान ग्रामीण भारत की ओर ले जाना चाहता हूँ। कुटीर उद्योग, स्थानीय उद्यम भारत की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, और आज के इस समय में उन्हें तकनीकी, बाजार और पूरे वर्ल्ड से जोड़ने के लिए क्या प्रभावी मॉडल हो सकता है कि जो स्थानीय उद्योग हैं वो वर्ल्ड के कंपटीशन में परफॉर्म कर सकें? अब बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण विषय भारत के अर्थव्यवस्था के लिए है। विशेषकर भारत में जो जॉब क्रिएशन का चैलेंज है, नौकरियां निर्माण करने वाला चैलेंज है, उसको भी हम केवल ग्रामीण, लघु, कुटीर और मध्य स्तर के उद्योगों का प्रोत्साहन देकर ही कर पाएंगे। क्योंकि आज जो बड़ा इंडस्ट्री आता है, जिसको हम हेवी इंडस्ट्री कह सकते हैं, बड़ा इंडस्ट्री बड़ा निवेश लेकर तो आता है, पर नौकरियां लेकर नहीं आता है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का उनके पास उपलब्धता है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, आपके पास 1000 करोड़ लाएंगे पर 10 नौकरियां देंगे। हमारे यहाँ निवेश तो चाहिए ही, पर साथ साथ नौकरियों का निर्माण भी चाहिए। उसमें आप जो कह रहे हैं, ग्रामीण, लघु, कुटीर और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री जो है, उसको बहुत प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इसमें एक पक्ष नीतिगत है। नीतिगत का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को जो खड़ा करना चाहिए, जो पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानवदर्शन का, वैसे गांधी जी का भी स्वदेशी का जो कल्पना रही है, उसका मुख्य आधार रहा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। आपको जितना संभव हो उतना विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरे गांव का क्या ताकत है, मेरे गांव में क्या हो सकता है, उसका निर्णय क्या मैं गांव में कर सकता हूं? क्या आप जानते हैं, आज संभव ही नहीं है। आज सब कुछ जिला कलेक्टर तय करता है, पूरा जिले के लिए तय करता है, वो फिर सब जगह अमल होता है। हमने 73rd 74th अमेंडमेंट संविधान में किया 1993 में, जिसके अंतर्गत पंचायत राज लाया।
पंचायत राज में हम पंचायत को केवल धन देने की प्रावधान किया है, अधिकार नहीं दिए है। यानी मैं प्रस्ताव ये रखता हूं कि गांव को, अगर गांव यानी लोएस्ट यूनिट को फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज 3 का अधिकार आप दे दो, तो अपने आप में गांव अपने गांव में अच्छी कुटीर व्यवस्था को खड़ा कर देगा। उसको टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी जहां मिलेगा वहां से लेके आएगा और उसका मार्केट खुद ढूंढेगा। बट हम वो आजादी ही नहीं दे रहे। गांव में क्या कुटीर, क्या उद्योग लगना है, इसका भी निर्णय या तो कलेक्टर साहब करेंगे या सेक्रेटेरिएट करेगा। हमारे यहाँ एक प्रकार का केंद्रीकरण हुआ है। हाँ, धन आप विकेंद्रित कर रहे हैं, हर पंचायत को आप शायद 10 लाख रुपया दे रहे हैं, पर 10 लाख देके कह रहे हैं कि 10 लाख से तुमको टॉयलेट बनाना है, तुमको ये करना है, वो हम दिल्ली में या हैदराबाद में या जिला केंद्र में बैठ के तय कर रहे हैं। हम एक तो पहले विकेंद्रीकरण का प्रोत्साहन दें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग को आप ग्रामीण स्तर तक ले जाए। उसमें भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने विशेषकर बहुत बड़ा प्रयास किया है। जो भारत नेट का नेटवर्क है, इस भारत नेट के नेटवर्क से लाखों गांवों को देश के अंदर इंटरनेट से जोड़ा गया है। आज इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग का जो मेन लाइफलाइन इंटरनेट होता है, उस इंटरनेट यूज करके अब टेक्नोलॉजिकली भी, सांकेतिक दृष्टि से भी उस कारखाने को ताकतवर बना सकते हैं। ये सारे प्रावधान है। आज देश में उदाहरण ऐसे है कि बड़े बड़े उद्योगपति गांव में वापस जाकर गांव से ऑपरेट कर रहे हैं। ये संभव है क्योंकि आज इंटरनेट सब दूर पहुंचा है, बेसिक व्यवस्थाएं सब दूर पहुंची है। बस थोड़ा और विकेंद्रीकरण हो और उस विकेंद्रीकरण को आधार बनाकर हमारे उद्योगपति, हमारे पूंजीपति जो इन्वेस्टर्स है, वो ग्रामीण, कुटीर और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। एक बात और जोड़ देता हूं मैं, भारत कृषि प्रधान देश है, बात हम 100 बार सुनते हैं, हर नेता यही बोलता है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि प्रधान देश है तो कृषि केंद्रित उद्योग का कितना प्रोत्साहन मिला है भारत में? बहुत कम मिलता है। आज भी हमारे यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री आएगा क्या, आईटी इंडस्ट्री आएगा क्या, सेमीकंडक्टर आएगा क्या, ये सोचते हैं। भाई फ्रूट पल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जूस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं आया है? इस पर कितना ध्यान है? अगर हम उस क्षेत्र पर ध्यान देते हैं ना, बहुत बड़ा स्कोप भारत के लिए है। एग्री बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। हमने अभी तक उसको पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाया है। उन क्षेत्रों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, तब जाकर आप जो कह रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी हम और मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। जी, आज हर देश इस बात को मान रहा है कि उनको उन्हीं के देश में बने हुए प्रोडक्ट, उन्हीं के देश में बनी हुई सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने अर्थ को अपने देश में काम में ले सकें। और जब इसी संदर्भ में भारत की बात आती है तो भारत के युवा, जब नागरिकों की भी हम बात करें और विशेषकर युवा नागरिकों की हम बात करें, तो वो अपने दैनिक जीवन में स्वाभिमानी भारत के निर्माण को, ताकि पूरे विश्व के परिदृश्य में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर के आए, युवाओं को क्या भूमिका निभानी चाहिए और उनके व्यवहार में ये राष्ट्रीय स्वाभिमान कैसे दिखना चाहिए? जितने अच्छे चीज दुनिया में उपलब्ध है, उनको स्वीकार करने का मन की उदारता भी रखना, दोनों आवश्यक है। उदाहरण के लिए दुनिया में, विशेषकर पाश्चात्य दुनिया में, अनुशासन का बहुत महत्व है, यानी पंक्चुअलिटी जिसको कहते हैं, समय पालन का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ है क्या? पश्चिमी दुनिया में व्यक्ति को सम्मान देने की बहुत बड़ी प्रथा है, ह्यूमन डिग्निटी की बड़ी कल्पना है। वो हमारे यहाँ है क्या? ऐसे अच्छी चीज है तो आप लो ना वहां से, पर हम लेते क्या है? वो कैसे शराब पीता है या वैसे वो कैसे सिगरेट पीता है, वो स्टाइल लेने का कोशिश हम करते हैं। जो नहीं लेना चाहिए वो चीज वहां से लेना, जो लेना चाहिए उससे हम अपने आप को दूर रखना, ये हमारे युवाओं को ये छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ जो अच्छे संस्कार है उसको कायम रखो, वहां से कुछ अच्छी चीज है तो ले लो, जहां आवश्यक है वह अंग्रेजी का प्रयोग करो, कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई विदेश में हो या किसी ऐसी परिवेश में हो जहां अंग्रेजी बोलना आवश्यक हो, वहां बात करो। पर क्या हर समय हमको अंग्रेजी का ही हमारा पराक्रम दिखाना चाहिए क्या? और भारत का अंग्रेजी तो भगवान ही मालिक होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, बट हम फिर भी उसको एक फैशन मानते हैं। इसकी आवश्यकता है क्या? मैं तो कहता हूं कि हमको कभी प्रयास करना चाहिए, क्या एक 10 मिनट बिना अंग्रेजी शब्द के हम बातचीत कर सकते हैं क्या? 10 मिनट। आज उसमें भाषाविदों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कई नए शब्द ढूंढना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम जो जिस प्रक्रिया से हम बात कर रहे हैं, इसको आपने कहा पॉडकास्ट।
पॉडकास्ट तो एक अंग्रेजी शब्द है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंग्रेजी शब्द है, वर्चुअल रियलिटी वीआर एक अंग्रेजी शब्द है। हम कैसे इसका भाषांतर भारतीय शब्दों का कैसा प्रयोग करेंगे, ये कोई मूढ़ता या अंधविश्वास अंधता नहीं है। आप चीन में जाएंगे, ये सारे शब्दों का सारे वर्ड्स का चीनी शब्द है उनके पास, रशिया के पास रशियन शब्द है। हमको इन विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि भारत के व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो युवाओं के ऊपर इस प्रकार के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने चीज़ों को लेकर स्वाभिमान रखो और दुनिया के सामने उदारता का भी जो परिचय देना है वो परिचय भी दो। वही असली भारतीय जीवन का मूल सार वही है। हमको विश्व कुटुंब की भावना कहते हैं या कृण्वन्तो विश्व मार्यम कहते हैं। ये सब बातों की भावना का अर्थ ये है कि मैं मेरे मूल्यों पर अडिग रहूँगा और मैं दुनिया के सब दूर के अच्छी चीज़ों का स्वागत करूंगा। ये मानसिकता बढ़नी चाहिए। गांधी जी के एक वाक्य कहकर मैं समाप्त करूंगा। गांधी जी कहा करते थे, मैं मेरे कुटी या मेरा घर मान लो, मेरे घर के हर दरवाजे खिड़की हमेशा खुला रखूंगा ताकि अच्छी हवा है वो चारों ओर से मेरे घर में आए, पर वो हवा इतना ही आना चाहिए मैं ना उखड़ जाऊं, उतना भी हवा ना आ जाए कि मैं उखड़ी जाऊं, वहां से मेरे पैरों से उखड़ी जाऊं, उतनी हवा मुझे नहीं चाहिए। जितना हवा आने से मेरा घर अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है, उतना हवा आना चाहिए। बाकी मैं मेरे पैरों पर हमेशा दृढ़ और अडिग रहूं, मेरे घर में रहूं। यह भावना हमारे युवाओं के अंदर हमको निर्माण करना है। भारत के युवा जन्मतः देशभक्त है क्योंकि उनके खून में देशभक्ति, धर्मनिष्ठा ये भावना बहती है, क्योंकि हमारी परंपरा, रीति रिवाज इस प्रकार के हैं। बस उसको जगाना होगा। तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी जागरण जैसे संगठन के माध्यम से वो भाव जागरण का कार्य हमारे लिए मुख्य है। एक बार भाव जगेगा तो भारत के युवक चमत्कार करके दुनिया को दिखा सकते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि युवाओं को पूरे विश्व से सीखना चाहिए और अगर कुछ अच्छा है तो उसे अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन वो कुछ और भी सीख लेता है, वो सारे दुर्गुण भी सीख लेता है पश्चिम के, तो निसंदेह उसको इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। अब जब हम युवाओं की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा युवा एक ग्लोबल सिटीजन की तरह एक्ट कर रहा है। वो एक वैश्विक नागरिक भी है और पूरी दुनिया में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट को वो लीड कर रहा है। टेक्नोलॉजी चाहे भारत में नहीं बन रही हो, लेकिन कहीं भी बन रही हो, भारतीयों के द्वारा बन रही है। तो ऐसे में वो टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है। सीखना क्या चाहिए, यानी कि वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विश्व में कैसे लीडरशिप कर सकता है, कैसे वो अपनी भारतीयता को आज के इस परिदृश्य में कायम रख सकता है। आज करीब 150 देशों में भारत के लोग बसते हैं, भारत मूल के लोग बसते हैं। इन्हें लगभग दुनिया का हर एक देश में भारत मूल के लोग हैं और दुनिया के तमाम विकसित देशों में उन देशों के विकास की कहानी अगर आप सुनेंगे, उसमें हमारे देश के लोगों का बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका कैसे इतने विकसित देश बना, वो इतिहास हम कभी पढ़ेंगे पिछले 50-60 साल का, तो ध्यान में आता है कि उसमें हमारे देश के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे आईटी सेक्टर के विशेषज्ञ हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे इंजीनियर्स हो, इनका बड़ा योगदान रहा है। उस बात का हमें हमेशा गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि भारत ने विश्व में भी तमाम देशों के विकास के लिए बड़ा योगदान दिया है। और जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं उनको हमारा एक प्राथमिक संदेश है, स्वदेशो भुवनत्रयम, यानी तुम जहाँ रहते हो वो तुम्हारा स्वदेश है। उस देश के प्रति तुम्हारी अच्छी श्रद्धा होना चाहिए उस देश के नागरिक के नाते। पर एक मातृदेश है जो भारत है, जहाँ स्वदेश जहाँ रहते हो वो स्वदेश की भावना रहनी चाहिए। वही हमारे मातृदेश के प्रति एक विशेष लगाव रखकर चलने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। दुनिया में कुछ समाज ऐसे हैं जिनका ये लगाव बहुत प्रखर रहा है। उदाहरण के लिए जापानी दुनिया में कहीं भी होता है, उनका ध्यान अपने देश पर रहता है। इसी प्रकार यहूदी, इजरायली, वो दुनिया में कहीं भी रहता है, उनका ध्यान अपने देश से हटता नहीं है। कभी कभी हमारे देश के लोगों के संदर्भ में अनुभव में आता है कि थोड़ा कहीं जाते हैं, विशेषकर जब विकसित दुनिया में जाते हैं, थोड़ा अपना देश
गरीब पिछड़ा लगने लगता है, वो अपना देश है ये भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय, बट वो आज वो भी नहीं रहा है, क्योंकि आज भारत जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दुनिया में हर जगह भारतवासियों को लगता है कि यार मेरे देश को लेकर मुझे गर्व होना चाहिए। तो ये गर्व की भावना और संबंध, मातृदेश से संबंध ये हमेशा जीवित रखना चाहिए। पर मुख्य बात यह है कि आप भारत के विकास में कैसे योगदान कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। अगर भारत से बाहर हो तो क्या भारत के विकास में योगदान कर पाएंगे क्या? दो तीन प्रकार है। एक, भारत के अंदर विनिवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए, उसमें प्रवासी जो भारत के लोग जितने हैं वो एक अच्छा या तो साधन बन सकते हैं या स्वयं भी बहुत विनिवेश, अगर उन्होंने अच्छा कमाया हो तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कमाया हुआ हर पैसा भारत में इन्वेस्ट करो ना, निवेश करो ना। आप अमेरिका में, यूरोप में मत करो, भारत में करो, एक ही है। पर दूसरा उससे भी आगे बढ़कर है कि आप टेक्नोलॉजी लाओ। दुनिया में कई देश और देशों के विकास से टेक्नोलॉजी सीखकर अपने देशों का विकास करते हैं। भारत को भी, भारत के लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए। जापान 80 और 90 के दशक में जापानी युवक अमेरिका से ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी लाए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नोलॉजी लाए थे, और दोनों फील्ड्स में जापान अग्रणी बन गया 2000 वर्ष आते आते। आज चाइना बहुत बड़ी पैमाने पर अमेरिका से, पश्चिमी दुनिया से टेक्नोलॉजी लाता अपने देश में। उनके एक 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम भी है, उसके अंतर्गत आप दुनिया में कहीं भी हो, अच्छा टेक्नोलॉजी का प्रज्ञान है तो चाइना में आओ और टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करो और आप वापस चले जाओ, आप उस देश का नागरिक रहो, आप चाइना आ जाओ, ऐसा भी आग्रह नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ से टेक्नोलॉजी लाओ, भारत का टेक्नोलॉजी क्षेत्र को और मजबूत बनाओ। इस प्रकार का काम हमारे भारतवासी लोगों के माध्यम से हो सकता है। और वैसे तो मैं कहता हूँ आज कर ही रहे हैं। आज गूगल में सुंदर पिचाई है, तो गूगल आज भारत में बड़ा विनिवेश कर रहा है। इनफैक्ट विशाखापट्टनम में उनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आने वाला है। और भी लोग भारत में समय समय पर विनिवेश कर रहे हैं, पर और लोग भी सोचना चाहिए। भारत का डायस्पोरा लगभग 1 करोड़ से भी अधिक है, यानी भारत से आज दुनिया में जाकर बसने वालों की संख्या, इनमें 10% भी इन चीज़ों पर कुछ काम करते हैं तो भारत का बड़ा कायाकल्प हो सकता है। एक उदाहरण देता हूं, केरल राज्य में आप देखते हैं, आज केरल में देखते जाते हैं तो सड़कों पर संपन्नता दिखती है, पर वो आई कहाँ से है? जो केरल के लोग मिडिल ईस्ट में और जगह होते हैं, वहाँ जो कमाई कमाते हैं उसका अपने लिए जो आवश्यक है उतना रखकर बाकी सारा पैसा केरला में भेजते हैं। इसलिए आज केरला के एकदम अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो गया है। तो अनेक रूपों से इस प्रकार भारत के लिए हमारे प्रवासी भारतीय बंधु मदद कर सकते हैं और इस भारत के जो बड़ी विकास की जो बड़ी कहानी आज रची जा रही है उसके वो हिस्सा बन सकते हैं। जी, निसंदेह जो प्रवासी भारतीय भाई बहन हमारे पूरे विश्व में निवास कर रहे हैं वो अब अपनी मातृभूमि की ओर देखेंगे और वहाँ से हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कि भारत सभी तरफ से विश्व गुरु बनने की क्षमता को हासिल करे। आपने जैसे विवेकानंद जी का जिक्र किया, विवेकानंद जी का 164वां जन्म जो है वो अगली 12 जनवरी को मनाया जाना है और स्वदेशी जागरण मंच ने एक आह्वान किया है सभी भारतीय नागरिकों से कि 12 जनवरी को स्वामी जी का जो जन्मदिन है जिसको हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उस दिन एक स्वदेशी संकल्प दौड़ या रन फॉर स्वदेशी का एक आयोजन किया जाए और ये एक ऐसा अभियान होगा जिसमें युवाओं को राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सामूहिक संकल्प को जगाने के साधन के रूप में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप युवाओं को इस दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए अपनी तरफ से कोई संदेश दें। इस वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी दौड़ के कार्यक्रम का आयोजन किया है और देश भर के तमाम शिक्षण संस्थानों में और अन्य संस्थानों में भी इस दौड़ का बड़ा उत्साह से भाग लेने का उत्साह देश भर में आज दिख रहा है। हमारे देश के हर युवक और युवती इस दौड़ में भाग लेना चाहिए। इस दौड़ के माध्यम से पहली बात तो शारीरिक दृढ़ता का महत्व को समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का पहला आग्रह था कि भाई साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी,
बॉडी शरीर अगर दृढ़ होता है तो आपका मस्तिष्क भी दृढ़ होता है। कमजोर शरीर में मस्तिष्क भी कमजोर होता है, इसलिए दृढ़ शरीर बनाना चाहिए। आजकल युवाओं का ध्यान ज़्यादा अन्य चीज़ों पर रहता है, शारीरिक दृढ़ता, शारीरिक क्षमता पर कम होता है, इसलिए दौड़ एक वो प्रेरणा भी देता है। और उससे आगे बढ़कर विवेकानंद जी का जो जीवन संदेश रहा है, बी ए प्राउड हिंदू, यानी गर्वी नागरिक रहो हमेशा। मैंने स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य में रिपीट करता हूं, आई एम द प्राउडेस्ट हिंदू एवर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। उनका ये वाक्य था, इस भूमि पर पैदा होने वाला सबसे ज्यादा गर्वी हिंदू मैं हूं। हिंदू शब्द का प्रयोग कर दिया कि मैं गर्वी भारत के एक नागरिक हूं। तो ऐसे एक गर्व की भावना हमारे मन में लेना है, वह प्रेरणा इस स्वदेशी दौड़ से हम सबको मिलना चाहिए। और स्वदेशी भावना का जो विस्तृत अर्थ है, जिसको मैंने 3 शब्दों में कहा था, स्वधर्म निष्ठा, स्वदेश भक्ति और स्वाभिमान, इन तीनों गुणों को हमारे दिल के अंदर जगाने का भी प्रयास इस स्वदेशी दौड़ से होगा। इसमें मैं चाहता हूं और मैं जरूर मानता भी हूं कि देश के करोड़ों युवक इस दौड़ में अलग अलग स्थानों पर जरूर भाग लेंगे और इस दौड़ को सफल बनाएंगे ही, पर इस दौड़ के माध्यम से एक नए स्वदेशी भाव का जागरण देश भर में जगेगा, ऐसा विश्वास मैं करता हूं। जी भाई साहब, आपकी इस शुभकामनाओं के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये सारी दौड़ का जो प्रकल्प है वो डिजिटली उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है mysba.co.in, mysba.co.in पर जाकर के दौड़ से संबंधित सारी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब तक हम बड़े गंभीर और गहरे विषयों पर बात कर रहे थे, अब इस बातचीत को हम जरा फास्ट लेन में लाते हैं, थोड़े हल्के उसमें लेके आते हैं। मैं आदरणीय राम माधव जी से अब निवेदन करूंगा कि मेरे कुछ सवाल होंगे बहुत सीधे सपाट, जिसके जवाब वो सोच से नहीं एहसास से देने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को बहुत हल्के रूप में उनका जो एहसास है वो पता लगे। तो ये जो रैपिड फायर है, इसको मैं बहुत ही साधारण शब्दों में ये जानना चाहूँगा, स्वदेशी आपके लिए एक शब्द में क्या है? मैं मेरा जीवन जीऊँ, मैं एक साधारण भारतीय के नाते मेरा जीवन जीऊँ, वही स्वदेशी है। स्वावलंबन की सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए? अपने पैरों पर खड़ा रहो। आज का भारत किस बात पर सबसे अधिक गर्व कर सकता है? आज का भारत के हर नागरिक के ऊपर आधार पर अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए। भारत का हर नागरिक भारत की पूंजी है। युवाओं के लिए अगर कोई वन लाइनर मंत्र देना हो लाइफ और नेशन के लिए, तो वो मंत्र क्या होगा? मैंने पहले मेरे भाषण में भी कह दिया था, मेरे इंटरव्यू में भी, बी अ प्राउड सिटीजन, एक गर्वी भारतीय रहो, भारतीय होने का पूर्ण गौरव और गर्व रखो। जी बिल्कुल, इस गौरव को दिखाने के लिए स्वाभिमानी भारत का कोई एक स्पष्ट उदाहरण आप बताइए। मैंने वैसे कई उदाहरण मैं पहले दिया था, एक स्वाभिमानी भारत का उदाहरण देना मेरे लिए इस समय कठिन है। चलिए, अब अभी हमने बात की थी अमृतकाल की, जो हम कह सकते हैं एक ड्रीम है इंडिया 2047। तो उसको, उस ड्रीम को आप एक शब्द में या एक वाक्य में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो हमारे एकात्म मानव दर्शन की संकल्पना रही है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जना कोई भूखा रहेगा न जहाँ कोई दुखी रहेगा, ऐसा भारत, वही विकसित भारत है। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। आपके इस संवाद से निसंदेही भारत के युवाओं को एक इंसाइट मिलेगी और उन्हें ये आभास होगा कि स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ वो किस तरीके से स्वाभिमानी महसूस कर सकते हैं। एक बार आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। आज का ये संवाद केवल एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि विचार से संकल्प की एक ऐसी यात्रा है जिसे हम अपने विचारों को पुष्ट करते हुए स्वदेश की उस भावना को दृढ़ कर सकते हैं जिसमें स्वदेशी जिसने हमें अपने जड़ों की याद दिलाई, स्वावलंबन जिसने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, और स्वाभिमान जिसने ये सिखाया कि राष्ट्र का सम्मान सबसे पहले नागरिक के चरित्र और आचरण में दिखाई देता है। आज आदरणीय
राम माधव जी के विचारों से ये स्पष्ट हुआ कि भारत की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या भू राजनीति में नहीं है, बल्कि उसकी सभ्यतागत चेतना, वैचारिक स्पष्टता और आत्मविश्वास से भरी उस दृष्टि में निहित है। इस संवाद का सार यही है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने जीवन, अपने कार्य और अपने निर्णयों में 3 मूल्यों को अपनाए तो स्वाभिमानी भारत कोई सपना नहीं है, बल्कि एक सजीव यथार्थ बन सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज इस विशेष पॉडकास्ट का समापन करते हैं। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए विचार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ। इसी के साथ जय स्वदेशी, वंदे मातरम।